अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको तमाम इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको मिलने वाले हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ से स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन हम नीचे बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो नीचे जितने भी पार्ट्स लिखे हुए हैं इनको आपने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करके दिखाना है। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी हो और आप उसको प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिख दें, यानी उसको इस तरह ब्रेक करें कि वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाए, तो हम कहते हैं कि हमने इसकी क्या कर दी है, फैक्टराइजेशन कर दी है। फैक्टराइजेशन के अंदर आपको अक्सर कॉमन भी लेना पड़ता है, इस पर फॉर्मूलाज भी लगाए जाते हैं, कभी कभार मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ती है और ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में। तो आप सिंपल सा याद रखें, अगर किसी भी एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, यानी दो चीज़ों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाते हैं, तो बेसिकली हम यही कह पाते हैं उसको कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। तो इस फर्स्ट पार्ट से लेकर 6 पार्ट तक जितने भी पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, हमने इन सब क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करके दिखानी है, यानी एक तरह का इन चीज़ों को प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स में, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस में आप कह लें तब्दील करके दिखाना है। और वो करने के बाद हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी फैक्टराइजेशन पहले करेंगे और वो हमें मदद करेगी इसको सॉल्व करने में। और सॉल्व करने का क्या मतलब है कि जितनी भी इक्वेशन नीचे गिवन है इसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, उनकी कीमतें निकाल कर दिखानी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे लिख लिया है। तो आपने याद रखना है, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएँ, यानी ऐसी इक्वेशंस आएँ जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 2 नज़र आ रही हो, जैसे आप अभी देख सकते हैं इधर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो x हैं और उसमें आपको हाईएस्ट पावर 2 नज़र आ रही है, तो ये आपके पास कहलाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब भी आपने सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन करना हो या किसी भी और मेथड से करना हो, तो सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपके पास जो भी इक्वेशन लिखी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कि आपके पास जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में लिखी जाती है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है। वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ये बुक में मेंशन भी है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, और ये a0 नहीं होना चाहिए। यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में बना लेना है कि x² वाली टर्म्स पहले हों, x वाली टर्म्स बाद में और एंड पे आपको कांस्टेंट नजर आए। बीच में कोई भी साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्लस हो, कोई भी साइन हो सकता है। तो आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन पे ये चीज़ चेक करनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, आप इसको अगले स्टेप से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो हमारी इक्वेशन देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x² वाली टर्म्स हैं, बाद में सिंपल x वाली टर्म्स हैं और एंड पे आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं। और आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन के जरिए हमने सॉल्व आउट करना है। तो फैक्टराइजेशन का जब भी नाम आता है, हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करते हैं चीज़ों को मिड टर्म ब्रेक के जरिए एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, तो वो इजीली फैक्टराइज हो जाती हैं। अब मिड टर्म ब्रेक करने का क्या प्रोसीजर होता है मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये कैलकुलेटर से भी हो जाता है डायरेक्ट, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड पे आपसे शेयर कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो पहले आपको ये मैनुअली, यानी इन चीज़ों को इसी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम वहाँ पे बनेगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ऐसे भी सीखनी है और कैलकुलेटर के साथ भी सीखनी है, ताकि दोनों आपको हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले आप देखें, आपने क्या करना है कि x² के साथ क्या लिखा हुआ है। x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको मानेंगे 1। ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो x² के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 1 को आपने लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट नंबर है -20, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं किसके साथ, -20 के साथ। तो 1 टाइम्स -20 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -20। अब आपने दो चीज़ें पूरी करनी है, ये आपने याद रखनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं, आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर यानी -20 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिडिल टर्म मिले। अब मिडिल टर्म किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो मिड में लिखी हुई है, यानी -x।
अगर जो मिडिल टर्म लिखी हुई है उसका कोई ना कोई कॉफिशेंट है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो आपने उसको भी क्या कंसिडर कर लेना है, 1 कंसिडर कर लेना है। तो मिडिल टर्म है -1x, तो हम इसमें वेरिएबल्स को इग्नोर कर दिया करेंगे, कॉफिशेंट को कंसिडर किया करेंगे मिड टर्म ब्रेक करने के लिए। तो -1 हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1, यानी ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -20 आए, उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके मिडिल टर्म यानी -1 आए। अब आपको कैलकुलेटर्स भी अलाउ हैं, आप 20 को डिवाइड करें, 2 पे, 3 पे, 4 पे डिवाइड करें, आपको नंबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि किस पे ये मुकम्मल डिवाइड होता है और किस पे डिवाइड होने के बाद हमें पहली और दूसरी कंडीशन सही मिलती है। तो अगर आप देखें 20 को आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 10 टाइम्स 20 होता है, और आपको पता है 2 में और 10 में कोई चीज़ ऐड करके जो है -1 नहीं बनाया जा सकता। बेशक 20 तो बनाया जा सकता है लेकिन -1 नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें 20 को आप 5 पे डिवाइड करें या 4 पे डिवाइड करें तो आपको 5 पे डिवाइड कर लें तो मिलता है 5 4 टाइम्स 20, और 4 पे डिवाइड कर लें तो 4 भी 5 टाइम्स 20 होता है। तो इसका मतलब है आपको दो नंबर मिलते हैं, एक है 5 और एक है 4। इनको मल्टीप्लाई करके 20 तो आता है और इनको प्लस माइनस करके 1 भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने सेटिस्फाई करनी है इस कंडीशंस के लिहाज से। तो देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है -20, तो इधर साइन का प्रॉब्लम है। तो मिड टर्म ब्रेक करते वक्त याद रखिएगा जब भी साइन का प्रॉब्लम आए आप मिड टर्म की तरफ जाएँ और मिड टर्म के देखें पीछे कौन सा साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो जो नंबर्स आपने चूज़ किए हैं उसमें जो बड़ा नंबर है यानी दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वही साइन लगा दें जो मिड टर्म के पीछे है। तो मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है तो 5 के पीछे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और अब चेक करें कि क्या अब आपकी कंडीशन सही होती है या नहीं। तो अब आप देखिए -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको -20 ही आंसर में मिलेगा। पहले नहीं मिल रहा था, पहले +20 मिल रहा था, इसलिए मैंने साइन चेंज किया। तो -5 को 4 से करें -20 मिलता है। और अगर आप देखें इन्हीं दो नंबर्स को यानी -5 को और 4 को ऐड कर लें तो प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का तो -1 आएगा। तो देखिए दोनों कंडीशंस पूरी हो गई इस नंबर से, तो ये आपके मिड टर्म ब्रेक एक तरह की हो गई। अब बस आपने इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, पहली वाली टर्म वैसे जो कि है 1x², आप खाली x² भी लिख देंगे वो भी काफ़ी है। दूसरा नंबर आपके पास यहाँ पे क्या है -5, आप लिखेंगे -5, इसके साथ वही वेरिएबल यूज़ करेंगे जो बीच में लिखा हुआ है यानी x, तो x लिख लें खुद से। अगला नंबर क्या है +4, तो आप लिखें +4 और उसके साथ भी वही वेरिएबल यूज़ कर लें x, और -20 वैसे का वैसे, और यहाँ पे 0 भी वैसे का वैसे। जब आप यहाँ तक कर लेंगे अब आप इनके पेयर वाइज इनमें कॉमन निकालेंगे, ये दोनों एक पेयर बनेंगे, ये दोनों आप कह लें एक पेयर बन जाएंगे मिलके। तो आप देखिए इधर x² है, इधर x की पावर 1 है, दोनों में x आ रहा है, पार का फर्क है। तो जब पार का फर्क हो, बाकी वेरिएबल या जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हो वो सेम हो, तो जो छोटी पार होती है उस वाली टर्म को कॉमन लेते हैं। तो इधर x के ऊपर 1 है, ये 1 छोटा है 2 से, तो इस पूरी टर्म को हम कॉमन लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x² का मतलब है 2x थे, 1x बाहर है, तो आप इस तरह समझ लें कि यहाँ पे जस्ट 1x बच जाएगा। -5 तो कॉमन था ही नहीं, इसको वैसे ही लिख लें। इधर भी एक ही x है, वही बाहर लिख दिया, तो इधर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चीज़ आपने कॉमन निकाली हुई है वो पहले वाले से भी डिवाइड करें टर्म से, और दूसरे वाले से भी डिवाइड करें, और बीच वाला साइन वैसे ही रहने दें। तो जो डिवाइड करने के बाद कैंसिलेशन होने के बाद जो चीज़ें बचेंगी वो फिर से x और 5 ही बचेंगी, आप उनको इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्लस का साइन वैसे ही 4 और 20 में कॉमन है, जिसको हम बोलेंगे 4 कॉमन है। नंबर्स में कॉमन किस तरह देखते हैं, यानी ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो 4 और 20 दोनों 4 के टेबल पे आते हैं, और इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है 4 से बड़ा कि जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो इसलिए हम कहेंगे 4 कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है वो बाहर लिख लेंगे। अब आपने इसका टेबल पढ़ना है, तो 4 1 टाइम्स 4 होता है, तो आप यहाँ पे x तो कॉमन है ही नहीं, ये तो वैसे ही लिखेंगे। तो 4 1 टाइम्स 4 होता है, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। माइनस का साइन वैसे 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और = 0 वैसे का वैसे। अब आप देखें जो चीज़ सेम है इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा, यानी x - 5 सेम है, इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा। और ऐसा भी आप कह सकते हैं कि आप x - 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो भी बात यही होती है। लेकिन ये याद रखिएगा ये दोनों एक्सप्रेशन सेम बनने चाहिए जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो इस मेथड से। अगर सेम नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं गलती होती है। तो अब x - 5 दोनों में सेम है, तो आप लिख लेंगे दोनों x - 5 को 1 टाइम इस तरीके से, यानी दोनों की जगह पे 1 लिख दिया, एक तरह का कॉमन ले लिया उसको हम कह लें। तो जो चीज़ इसके अलावा बचेगी उसको भी आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है। इसके अलावा क्या बचता है, बाहर एक x बचता है और ये बीच में +4 बचता है, उसको भी आप ब्रैकेट्स में लिख दें। तो ये हो जाएगा x + 4 और = क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0।
तो देखिए असूली तौर पर हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये था कि जो एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं इसको आप दो चीज़ों के प्रोडक्ट में तब्दील करें। तो देखिए ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट बन चुका है, x-5 मल्टीप्लाई हो रहा है x+4 से और ये 0 के इक्वल आ रहा है। 0 के इक्वल ना भी आता प्रोडक्ट तो बन चुका है, इसको हम कहेंगे फैक्टराइज हो चुका है। अब फैक्टराइज कर लिए, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व का मतलब ये है कि जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 के इक्वल है, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है इसका मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक चीज़ 0 है, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रहे हैं। ये तभी आपने करना है ये प्रोसीजर जो मैं आगे बताऊंगा जब ये चीज़ें 0 के इक्वल हों, अदरवाइज आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। तो x-5 और x+4 दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा या तो x-5 0 के इक्वल है या फिर x+4 0 के इक्वल है, क्योंकि जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है इसका मतलब है उन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो 0 के इक्वल है। और जब आप इस तरह लिख लेंगे अलग अलग, अब आपने यहाँ पे सॉल्व करना है और आपको x की दो वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो ये देखिए -5 है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये प्लस हो जाएगा और 0 + 5 कितना होता है, वो होता है 5। तो एक आंसर तो आ गया 5। ये +4 है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 - 4 और दूसरा आंसर क्या आ गया आपके पास -4। तो आपके पास x के दो आंसर्स आ गए, एक था 5 और एक था -4, दो ही आने थे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट यहाँ पे आपको पावर वेरिएबल में नज़र आती है या एक्सपोनेंट आप कह लें वेरिएबल का नज़र आता है वो 2 होता है, और जितनी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का या पावर होता है आपके पास किसी पॉलिनोमियल में उतने ही उसके आंसर्स आने चाहिए। तो उसके दो आंसर्स आने चाहिए थे, तो आ गए हैं, एक है x = 5 और एक है x = -4। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट पे जाने के से पहले हम एक चीज़ को और भी देख लें कि हमने इनका सोल्यूशन सेट भी मेंशन कर देना है। सोल्यूशन सेट क्या होगा कि आपने ब्रैकेट्स के अंदर जो दोनों सोल्यूशंस निकाले होंगे इनको आप लिख लेंगे। इनको हम कभी कभार फ्लावर ब्रैकेट्स भी बोल रहे होते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स भी बोल रहे होते हैं। इसमें आप ये दोनों सोल्यूशंस कॉमर्स डाल के लिख लेंगे। जैसे एक सोल्यूशन -4 है तो आप लिख लें -4, दूसरा सोल्यूशन हमने 5 निकाला है तो आप लिख लें 5 और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स को इस तरह बंद कर लें। तो ये आप लिख दीजिएगा, ये अच्छी बात है। सोल्यूशन को एंड पे इस तरह मेंशन कर देना, कंक्लूड कर देना। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आइए पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने पार्ट नंबर 2 यहाँ पर लिख लिया है। तो मैंने आपको जिस तरह अभी पिछले पार्ट में बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, आपने पहले देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, वही जो मैंने पहले लिखी थी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये होती है ax² + bx + c = 0। तो जनरल फॉर्म भी आप कह सकते हैं इसको रफ मीनिंग के अंदर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं, उसको इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि x के वाले टर्म्स पहले, x वाले टर्म्स बाद में और फिर सिंपल कांस्टेंट वाले टर्म्स। x की जगह पे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बस आप इनकी पार्ट से ध्यान रख लीजिएगा कि स्क्वायर वाली पार्ट शुरू में होनी चाहिए, सिंपल वाली बीच में और एंड पे कांस्टेंट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स तो आपको नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे 3y² जो लिखा हुआ है, लेकिन बाकी कोई टर्म्स क्वाइट विजिबल नहीं है, यानी उनको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तब वो आपको क्लियरली नजर आ पाएंगे यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको हम इस फॉर्म में आसानी से ले आएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3y², यानी ये चीज़ वैसे की वैसी ही रहेगी। तो y को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो y टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y², और y को -5 से करवाएंगे तो वो हो जाएगा -5y। अब आप देखें इन सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे मूव करने लगा हूँ, तो मैं लिखने लगा हूँ 3y², ये वैसे का वैसे ही, ये पॉजिटिव y² है, इक्वेशन के साइड पे मूव करेंगे -y² हो जाएगा, और ये -5y है, ये भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो +5y हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0। अब आप देखें 3y² में से y² माइनस हो सकता है। y² का क्या मीनिंग होता है, y² का मीनिंग होता है 1y²। ये 1 लिख भी लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी इसका मतलब यही बनता है। तो 3 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 2y² वैसे का वैसे ही, और +5y वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे = 0 वैसे का वैसे ही। अब जब हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं यूजुअली हम तब मिड टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स हैं, लेकिन इन 2 टर्म्स का आपको ये फ़ायदा है कि इन 2 टर्म्स में कुछ ना कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है। जब भी आप फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, ये आप ज़रूर देखा करें कि आपके पास एक्सप्रेशन में कहीं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अक्सर औकात कॉमन फाइंड आउट कर लेने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखें इन दोनों में y है, बस फ़र्क ये है पहले वाले y के ऊपर पार्ट 2 है, दूसरे वाले y के ऊपर पावर 1 है। और मैं अभी समझा चुका हूँ जब कोई वेरिएबल आपके पास कॉमन हो तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, यानी जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट लिखा होगा इन टर्म्स ऑफ अदर, यानी इधर 2 है इधर 1 है, तो y वाला स्मॉलेस्ट बनता है इस लिहाज से, तो उस वाली टर्म को आपने कॉमन लिख लेना है अगर वो दोनों में आ रहा है। जिस तरह पहले में भी y था दूसरे में y था, बस इनके पार्ट्स का गैप था, पार्ट्स का फर्क था। तो जो छोटी पावर होगी उस वाली टर्म को कॉमन लिख लें। तो y⁻1 क्या आ जाएगा, कॉमन। इस पर 1 डाल दें तो भी ठीक है, ना डालें तो भी ठीक है। अब देखें 2 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए 2 तो वैसे ही लिखेंगे।
वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर है तो जो बच जाते हैं वो अंदर लिखेंगे, यानी एक वाई बचेगा, वाई रेस टू पावर 1 का मतलब है एक वाई बचेगा। 5 कॉमन नहीं है, इसको लिख दें, और ये वाला वाई तो एग्जैक्टली बाहर मौजूद है तो इसलिए यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें और इक्वल टू 0 कर दें। अब देखें फिर दोबारा पिछले वाला केस बन गया, यहाँ पे भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है ये और ये 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन तो हो गई है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट में चीज़ तब्दील हो जाए और आपने अपने एक्सप्रेशन को दो चीज़ों के प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है। अब बस सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो आप उन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें, उनमें से कोई एक 0 है। तो ये पहले वाला y है, या तो ये 0 के इक्वल है, तो ये तो डायरेक्ट ही वैल्यू निकल आई, इसमें और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y था, y के आंसर निकालने थे तो एक वैल्यू तो आ गई। और दूसरी चीज़ क्या है और के साथ, या तो 2y + 5 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2y वैसे का वैसे ही रहेगा, ये +5 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी 0 - 5 हो जाएगा। तो 2y फिर वैसे का वैसे ही रहेगा, और 0 - 5 कितना होता है, वो होता है -5। और आपने क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ अभी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ भेज दें तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी y का आंसर आपके पास आ जाएगा -5/2 या डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों आंसर मिल गए, एक आंसर आपको मिला है 0 और एक आंसर मिला आपको -5/2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, आपने कर्ली ब्रैकेट्स, यानी जिसको आप कह रहे हैं ये फ्लावर ब्रैकेट्स भी कभी कह देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हम इसको कहेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं और इसमें दोनों सोल्यूशंस लिख देने कॉमर्स डाल के। एक आपके पास सोल्यूशन आया 0 एक कॉमा के साथ, दूसरा सोल्यूशन आया आपका -5/2। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 3 लिख लिया है। तो फिर दोबारा वही चीज़ें बताऊंगा सेम, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही केस है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आ जाए आपने उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी और इससे आपको चीज़ें उस पर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने में भी फायदा मिलेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं ax² + bx + c = 0, यानी x² वाली टर्म्स पहले, सिंपल वाली टर्म्स वेरिएबल की जिसपे पावर 1 होती है वो बीच में, और कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स बिल्कुल एंड पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स राइट पे लिखी हुई हैं, कुछ टर्म्स लेफ्ट पे लिखी हुई, तो आप पहले इनको एक जगह पर ले आएं, या आपकी अपनी चॉइस है, आप 17 को मूव करके उधर ले आएं, या इन दोनों टर्म्स को उठाकर आप राइट साइड पे ले आएं, या आपकी अपनी चॉइस से आंसर सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम मैं क्या करने लगा हूं यहाँ पे, मैं 17x² को वैसे ही लिखने लगा हूँ, ये वैसे का वैसे ही है, और ये जो -32x है और +4 है, इन दोनों को इक्वेशन के इस साइड पे लेके आ रहा हूँ 17x² के साथ। तो -32x इक्वेशन के साइड पे मूव करेंगे तो ये +32x हो जाएगा, और ये जो +4 है इक्वेशन के, इसको भी आप इस साइड पे मूव करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे क्या बचा है, 0 बचा है। ठीक है, आप दोनों साइड से लिख सकते हैं, पहले ये चीज़ लिख लें =0 इस साइड पे डाल लें, या =0 इधर लिख लें, और इसी तरीके से लिख लें जिस तरीके से लिखा हुआ है। अब जब आपने यहाँ तक कर लेना है, अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ बदल चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होती हैं, मतलब एक तो या तो इस पर कोई फार्मूला लग रहा हो वो आप लगा लें, और अगर फार्मूला नहीं लग रहा तो आपको मिड टर्म ब्रेक तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे फार्मूला तो कोई नहीं अप्लाई हो रहा है, a + b² का, a - b² का, जिसको हम आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक ही करनी पड़ेगी। तो मिड टर्म ब्रेक करने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया है कि जो x² का कोफिशिएंट है, यानी ये 17, इसको लास्ट वाले नंबर से, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इससे मल्टीप्लाई कराएं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 17 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, -4 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 17, इसको मल्टीप्लाई करवा दें -4 से। ठीक है, तो जब किसी पॉजिटिव नंबर को, +17 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, और आपको पता है 17 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और भी। तो 17 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 68। यानी आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर यानी -68 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को यूज़ करते हुए अगर आप उन्हीं दो नंबर्स को प्लस कर लें तो आपको मिडिल टर्म मिले। अब मिडिल टर्म ये है +32x, आप वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, सिर्फ कोफिशिएंट को देखें, तो वो है +32। तो आप यहाँ पे लिख लें +32, पॉजिटिव का साइन लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, नेगेटिव साइन हुआ तो आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप इनको देखें कि 68 किस किस टेबल पे आता है। तो अगर आप सबसे पहले चेक करें तो 68 को 2 पे डिवाइड करें तो 234 × 64 होता है, 68 होता है। तो इसका मतलब आपको एक नंबर तो मिल रहा है 34 और 2, क्योंकि 2 के टेबल में आता है और 34 टाइम्स आता है, तो दो नंबर हो गए, यानी 2 और 34। अब मसला ये है कि क्या ये प्लस करके या माइनस करके किसी न किसी तरीके से 32 बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप 34 में से 2 निकालेंगे तो 32 बन जाएगा। तो इसका मतलब है आप इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नंबर की चॉइस गलत भी हो जाए तो हम डिफरेंट नंबर्स चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ
4 और एक नंबर लिख रहा हूँ 2। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 34 टाइम्स 68 होता है। 2 34 से करें मल्टीप्लाई तो 68 आता है। आप 2 को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा हुआ, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब देखें यहाँ पे भी प्रॉब्लम ऐसा ही है। अगर आप देखें 34 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 68 तो आता है, लेकिन नेगेटिव 68 नहीं आता, साइन का इशू है। तो आप क्या करेंगे, फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, देखेंगे मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है। तो मिड टर्म के पीछे पॉजिटिव साइन है, तो इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वही साइन लगा दें और फिर चेक करें। तो देखें 34 बड़ा है, इसके पीछे पहले से पॉजिटिव साइन है, मैं चलिए लगा भी देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये पॉजिटिव है। तो आप देखें अभी भी इस तरह से कोई इशू नहीं, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव 34 को 2 से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 68 ही आएगा, नेगेटिव 68 नहीं आएगा। अगर ये वाला साइन मैनेज करने के बाद भी आपका चीज़ ना बन रही हो, यहाँ पे नंबर ना बन रहा हो, तो जो दूसरा नंबर होगा उसका साइन चेंज कर देना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। ये पॉजिटिव 2 है, आप इसको क्या कर दें, नेगेटिव। और अब चेक करें तो देखिए 34 को जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव आएगा, वो यहाँ पे पहले से ही है, और 34 2 टाइम्स तो 68 होता ही है, यानी अब आंसर इसका नेगेटिव 68 ही आएगा। और अब आप इन दोनों नंबर को अगर प्लस भी करें, यानी 34 में प्लस कर दें नेगेटिव 2 तो 32 ही आता है। आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, 34 प्लस नेगेटिव 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 34 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो देखें दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो ये इस तरीके से आपने मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, इन साइन को मैनेज करना होता है। तब आप कुछ टाइम आप करेंगे, शुरू में शायद डिफिकल्टी आए, लेकिन आप स्लोली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो अब मैंने मिड टर्म ब्रेक कर लिया, मैं क्या लिखूंगा, मैं पहली वाली टर्म वैसे ही लिखूंगा 17x², दूसरा नंबर पॉजिटिव 34 था, मैं 34 लिखूंगा, इसके साथ वेरिएबल x ही आएगा, और जो दूसरा इससे अगला नंबर था जो मैंने चूज़ किया था वो था -2, ये वाला -2, तो मैं लिखूंगा -2, ठीक है, और साथ वेरिएबल x, और एंड पे आ जाएगा -4, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आप फिर से देखें कॉमन, तो 17 और 34 दोनों जो हैं आपके पास किसी ना किसी टेबल में आते हैं, और वो हैं 17 दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। 17 तो खुद तो 1 टाइम्स आ जाएगा, और 17 को आप करेंगे 2 टाइम्स तो वो 34 होता है, यानी 17 कॉमन है। तो आप 17 को लिख लें बाहर कॉमन। x² और x की पावर 1 में जो छोटी पावर है वो 1 है, तो ये वाली टर्म कॉमन निकालेंगे। मैंने पिछले बता भी दिया आपको क्वेश्चन में, तो जो चीज़ सेम होती है उसकी छोटी पावर होती है, उसको हम एज अ कॉमन टर्म लिखते हैं बाहर, तो x आ जाएगा कॉमन। और अब यहाँ पे 17 तो बाहर लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें, x² में से एक x लिखा हुआ है, तो एक x बचेगा, उसे लिख लें। प्लस का साइन, 17 का टेबल पढ़ें, 17 2 टाइम्स 34 होता है, यहाँ पे 2 लिख दें। ये वाला x बाहर लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें, ब्रैकेट क्लोज। माइनस का साइन, इन दोनों में देखें 2 और 4 में 2 कॉमन है, तो आप 2 को बाहर लिखें कॉमन, और ब्रैकेट डालें। 2 1 टाइम्स 2, तो 1 खाली x लिख लें या 1x लिख लें, मीनिंग सेम ही होता है, तो मैं खाली x ही लिख रहा हूँ। जब भी बाहर नेगेटिव का साइन होता है, अंदर साइन चेंज करते हैं ब्रैकेट्स लगाते वक्त, तो ये बीच वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 टाइम्स 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अगले स्टेप भी आपको पता है कि जो चीज़ सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें, इसको भी कॉमन निकालना ही कहते हैं। तो x+2 दोनों में आ रहा है, इसको एक तरह का कॉमन लिख लें, यानी एक दफ़ा लिख लें, और जो चीज़ बच जाती है उसको भी ब्रैकेट में लिख लें। बचे क्या है, बाहर 17x और बीच में -2, तो इसको भी लिख लें, 17x और -2 = 0। तो ये फैक्टराइज हो गया है। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, यानी किसी भी चीज़ के इक्वल हो, जरूरी तो नहीं 0 के इक्वल हो, किसी भी चीज़ के इक्वल हो, तो वो जो प्रोडक्ट वाली फॉर्म होती है वो बता रही होती है कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि चीज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुकी है। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट स्पेसिफिकली 0 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है आपने उन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो x+2 आप अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, और जो 17x - 2 है इसको आप अलग से इक्वल रखेंगे 0 के, और बीच में आप यूज़ करेंगे और का वर्ड। तो यहाँ पे x+2 है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 0 - 2 हो जाएगा, और 0 - 2 आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा x = -2। एक सोल्यूशन ये आ गया। इधर 17x को वैसे ही रहने दें, -2 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0 + 2 हो जाएगा। 0 + 2 2 ही होता है, यहाँ पे 17x बचेगा, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके साथ 17 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2/17। तो दोनों आपको सोल्यूशन मिल गए, तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप ब्रैकेट्स डालेंगे, ये वाली स्पेशल ब्रैकेट जिसको हम एक तरह का आप कह लें कर्ली ब्रैकेट्स मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक नंबर आपका एक आंसर -2 है, एक सोल्यूशन वो लिखेंगे, और कॉमा डाल के दूसरा क्या है 2/17 वो भी लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन।
तो अब मैंने यहाँ पर आपके सामने पार्ट नंबर 4 लिख लिया है। इस क्वेश्चन को भी बाकी पार्ट्स की तरह ही करना है। आपने देखना है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और फिर सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये सामने आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है, वो होती है ax² + bx + c = 0। स्क्वेयर वाले टर्म्स पहले, एक्स वाले टर्म्स बाद में, कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स एंड पे, और यहाँ पे इक्वल टू के साइड पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 इसलिए होता है क्योंकि सारे कॉन्स्टेंट्स आपने एक साइड पे मूव किए होते हैं। तो हम पहले इसी फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, बस 152 आपके पास राइट साइड पे, हम इसको भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² - 11x, और ये पॉजिटिव 152 इक्वेशन के साइड में मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -152 और इक्वल टू 0। तो अब देखें, इस पे भी कोई आइडेंटिटी तो नहीं लगती, हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या रूल है, आप देखें x² का कॉफिशिएंट क्या है। तो x² का कॉफिशिएंट 1 है, कुछ ना लिखा हो तो आप 1 लिख सकते हैं। इस 1 को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसे कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि है -152। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -152 से। तो जब भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में नेगेटिव नंबर ही आता है, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख दिया। और 152 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 152। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपको दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 152 ही आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाले नंबर आए जो कि है -152, और उन्हीं दो नंबर्स को आप जब ऐड करेंगे तो आपको मिडिल टर्म मिले जो कि -11x है। आप इसका वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या मिले आपको, -11 मिले। तो आप 152 को डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके देखें, 2 पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें, 4 पे, तो आपको डिफरेंट नंबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस पे ये कंप्लीटली डिवाइड होता है तो आप चेक करेंगे तो आपको शुरू वाले नंबर्स में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से या प्लस करने से दोनों कंडीशन पूरी होती हों। लेकिन अगर आप 152 को 19 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि 19 8 टाइम्स 152 होता है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ 19 8 टाइम्स कितना होता है, 152 होता है। अब देखिए प्रॉब्लम फिर वही साइन की है कि 19 और 8 दोनों पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 152 तो देंगे, नेगेटिव 152 नहीं देंगे। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं, देखिए मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वही साइन लगा दें। तो 19 बड़ा है, इसके पीछे क्या लगा दूंगा, माइनस का साइन। अब आप चेक करें तो -19 को जब 8 से करेंगे तो -152 आएगा, और इसी नंबर को यानी -19 को 8 में प्लस कर दें तो प्लस माइनस माइनस, 19 में से 8 माइनस होगा तो 11 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -11 आएगा। तो ये आपको मिड टर्म ब्रेक मिल गई। आपको कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर में से इजीली चेक कर सकते हैं, और कैलकुलेटर में ये फंक्शन भी अवेलेबल है कुछ कैलकुलेटर्स में कि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं हो सका तो इस वीडियो के एंड पे ही वो चीज़ भी ऐड कर दूंगा। तो अब आप इसको लिख लें, तो यहाँ पे लिख लें 1x², पहला नंबर 19 है, -19x, दूसरा नंबर +8 है, +8x, और -152 वैसे का वैसे ही, और इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब इन पहले दो टर्म्स में आप देखें x कॉमन है, इधर x² है, इधर x की पावर 1 है, तो x कॉमन है, तो ब्रैकेट्स डालेंगे, x² में से एक x बाहर आ चुका है तो एक x बचेगा, नेगेटिव का साइन, 19 वैसे का वैसे ही, तो कॉमन नहीं है, और यही एक x बाहर कॉमन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। 8 और 152 दोनों जो हैं वो 8 पे टेबल पर आते हैं, यानी 8 1 टाइम्स 8 होता है, 8 19 टाइम्स होता है, तो सबसे बड़ा नंबर 8 है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 8 कॉमन है। 8 1 टाइम्स, आप 1 लिखना चाहे लिख लें, ना लिखें तो खाली x भी लिख लें, वो भी बेहतर ही है क्योंकि x ने तो आना ही है वैसे ही, माइनस वैसे ही, और 8 19 टाइम्स होता है 152 इक्वल टू 0। अब जो फिर से देखें दो चीज़ें सेम आ गई हैं, जो चीज़ सेम आ जाती है इसको एक दफ़ा लिख लें, या इसको हम बोलते हैं कॉमन ले लेना। तो आपने एक तरह का x - 19 को कॉमन ले लिया, एक दफ़ा लिख लिया। इसके अलावा जो चीज़ बचेगी अंदर वो भी एक दफ़ा लिखेंगे, यानी एक x बचता है और एक +8, तो आप एक दफ़ा x लिख दें और एक दफ़ा +8 ब्रैकेट्स में और इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो चुकी है क्योंकि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए इसका मतलब है दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वहाँ पे फैक्टराइजेशन हो चुकी है, और इक्वल टू 0 की मदद से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन करने के बाद अब सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है इसका मतलब है या तो पहली वाली एक्सप्रेशन यानी x - 19 0 के इक्वल है, या फिर दूसरी वाली एक्सप्रेशन यानी x + 8 0 के इक्वल है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, ये -19 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये +19 हो जाएगा, यानी 0 + 19 हो जाएगा। तो एक आंसर तो 0 + 19 कितना आ जाएगा, 19। इधर भी +8 को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो -8 हो जाएगा, यानी 0 - 8 हो जाएगा, और एक आंसर कितना आ जाएगा, -8। तो इसका सोल्यूशन सेट मैं बीच में यहाँ पे लिख देता हूँ,
तो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा कि एक आपके पास वैल्यू आई है 19 और एक वैल्यू आई है आपके पास -8। इन्हीं को आप कॉमर्स के साथ सेपरेट करके लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ, एक वैल्यू आई है -8 और एक वैल्यू आई है 19 और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। तो अब मैंने यहाँ पर आपके सामने पार्ट नंबर 5 लिख लिया है। तो पार्ट नंबर 5 में भी आपको पहले ये सारी जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप इसको इजीली फैक्टराइज कर पाएंगे। अभी आप देखें यहाँ पर कहीं पे भी आपको x² नज़र नहीं आ रहा, x वाली टर्म्स तो नज़र आ रही हैं और कॉन्स्टेंट भी यहाँ पे लेफ्ट पे आप देख सकते हैं, राइट पे 25/12 लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टेंट है एक पूरी वैल्यू, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, वो दिखेगी कुछ इस तरह की, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे a, b और c कोई ना कोई कॉफिशेंट्स होते हैं और x आपके पास वो वेरिएबल होता है जिसमें इक्वेशन लिखी होती है। यहाँ पे x ही यूज़ हो रहा है तो इधर भी आपके पास x ही है। तो x वाली टर्म्स पहले होनी चाहिए, x वाली टर्म्स बीच में और एंड पे होनी चाहिए कांस्टेंट वाली टर्म्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये पहली दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में एडिशन का साइन है, तो जब भी इस तरह के केसेस होते हैं हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें हम क्लास 9 के अंदर भी कर चुके हैं। इस तरह के चैप्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 6 भी है, चैप्टर नंबर 4 भी है, वहाँ पर हमने एलसीएम से रिलेटेड चीज़ें सीखी हुई हैं। तो वहाँ पर अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पर दोबारा बता दूँ, जब भी फ्रैक्शंस के नीचे कोई ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हों जो कि दोनों मैच ना करती हों, डिफरेंट हों, जैसे आप देखें यहाँ पे जस्ट x लिखा हुआ है और यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है, x+1 को कंप्लीट एक टर्म बोलेंगे। तो जब भी डिफरेंट टर्म्स लिखी हों आपके पास, उनमें कोई भी चीज़ आपको सिमिलैरिटी नज़र ना आ रही हो, कोई चीज़ कॉमन ना हो, एक जैसी ना हो वो, तो एलसीएम क्या लगते हैं, हम एक बार एक टर्म को लिख लेते हैं और दूसरी टर्म को भी एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी दोनों टर्म्स को एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो वो उसका एलसीएम कहलाती हैं। तो यहाँ पे भी जो x लिखा हुआ है इसको एक दफ़ा लिख लें और एक दफ़ा जो x+1 लिखा हुआ है इसको भी एक दफ़ा लिख लें, तो ये कहलाएगा इसका एलसीएम। तो जब भी डिफरेंट टर्म्स आए, दोनों टर्म्स को एक दफ़ा लिख लें, वो उसका एलसीएम होती है। आगे चीज़ें क्या करनी है, आपने फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है और आपका जो एलसीएम है उसमें भी x है। तो रूल ये होता है कि जो चीज़ें सेम होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, यानी ये दोनों x हैं, इसको छोड़ दें, कैंसिल आउट हो गए एक तरह के। जो चीज़ बची, क्या बचा, x+1 बचा, उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी पहले ही x+1 लिखा हुआ है, तो x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। आगे चलें, सेम रूल आपने यूज़ करना है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसको मैच करना है अपने एलसीएम से, जो चीज़ सेम होगी उसको छोड़ देना है, जो बच रही होगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर x+1 लिखा हुआ है नीचे और इधर एलसीएम के अंदर में भी आप देखें x+1 नज़र आ रहा है, दोनों सेम है, इसको छोड़ दें, क्या बचा, x बचा एलसीएम के अंदर सिर्फ। तो x को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x² और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट 25 और डिवाइडेड बाय 12। तो याद रखिएगा एलसीएम से आप इन दोनों टर्म्स को, जो कि इन दोनों फ्रैक्शंस के नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं, आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, वो यही चीज़ बनेगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। या फिर इसी तरीके से कर लें कि जो चीज़ सेम है उसको छोड़ दें, जो चीज़ बचती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते जाएँ। अब आपको पता है यहाँ पे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, x+1 पे होल स्क्वायर जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a² यानी x² प्लस 2ab यानी 2 टाइम्स a बोलते हैं पहली वाली टर्म को जो कि x है, b बोलेंगे सेकेंड वाली टर्म को जो कि 1 है, यानी 2ab प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस x²। यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। इधर डिवाइड का आपको ये सिंबल डालना पड़ेगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x टाइम्स कितना हो जाएगा x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा वैसे का वैसे ही 25 डिवाइडेड बाई 12। अब आप देखिए सॉल्व करें तो ये भी x² है, ये भी x² है, तो x² प्लस x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x²। तो ऊपर टर्म तो हो जाएगी 2x²। 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जस्ट 2x हो जाएगा, और ये वाला 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और इसके नीचे जो आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास बच रहा है 25 डिवाइडेड बाई 12 वैसे का वैसे ही। अब मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ, तो हम इसको क्योंकि फर्दर सॉल्व करना है हमने, तो मैंने ये इसको ऊपर कर लिया। अब आप देखें एक राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है कंप्लीट और लेफ्ट साइड पे भी एक ही कंप्लीट फ्रैक्शन है। तो ऐसे केसेस में आप किस तरह सॉल्व करते हैं, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 12 को इधर इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे और 25 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बाहर आ जाएगा 12 और 12 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2x² से, 2x से और 1 से भी, और ये जो x² प्लस x है ये वहाँ 25 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 25 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा x² से भी और x से भी। तो 12 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24x², यहाँ पे आप 24 लिखेंगे, 12 2 टाइम्स ये भी 24 हो जाएगा, ये आप x लिखेंगे, 12 1 टाइम्स आपके पास 12 हो जाएगा, आप 12 लिखेंगे,
और 25 को इधर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 25 को इस वाले एक्स से करेंगे तो ये 25 एक्स हो जाएगा। अब ये सारी टर्म्स जब आपके पास आ गई, अब आप इन सब टर्म्स को एक तरफ ले आएँ ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका ऊपर जिक्र किया था उस जैसी दिखें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 12, और ये जो प्लस 25 एक्स स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव 25 एक्स है इसको भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 25 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा राइट साइड पे, इसको हम क्या कर देंगे 0। अब आप इनको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 24 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो एक तरह का 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आप यूज़ करेंगे। 24 और 25 में से 25 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है तो आप भी नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। आगे आप देखें ये पॉजिटिव 24 है, ये नेगेटिव 25 है, दोनों में एक्स आ रहा है, इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, साथ एक्स वैसे ही लिखेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का 25 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और एंड पे आपके पास जस्ट बच जाएगा +12, वो आपको यहीं पे लिख देना है इस तरीके से, और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखें जब आपके पास, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया है, बीच में एक्स वाली टर्म्स है और एंड पे कांस्टेंट वाली टर्म्स है। जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिव टर्म लिखी हो, हम कोशिश करते हैं इसको पॉजिटिव बना लें। आप इसको ना भी बनाएं तब भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव को कॉमन लेना। तो आप यहाँ पे क्या करें, आप नेगेटिव को कॉमन ले लें। तो नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप ब्रैकेट्स लगाएंगे और इन सब के साइन चेंज कर देंगे। तो ये नेगेटिव 1 एक्स स्क्वायर सिंपल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप इसके साथ वो भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ये -1x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1x, और ये +12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, और ब्रैकेट्स आएंगी और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो जो भी नेगेटिव का साइन ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पे लगा हुआ है वो उन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी नेगेटिव इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इस नेगेटिव को उधर मूव करेंगे तो एक तरह का डिवाइड हो जाएगा, और 0 आपको पता है 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आएगा। इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि -1 लिखा हुआ है, जब आप -1 को दूसरी तरफ मूव करेंगे वो 0 से डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0, यानी आंसर 0 ही आएगा। तो आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1x -12, ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि देखें एक्स स्क्वायर स्टार्ट में है, बीच में एक्स है, एंड पे कांस्टेंट। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। उसके लिए आपको मैं तरीका बताया, आपने देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप 1 कंसिडर करें, 1 को आखिरी वाले नंबर जो कि 12 है, -12 है, उससे मल्टीप्लाई करें। तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -12। किसी भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर ही आएगा, यानी -12 ही आएगा यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करा के आपको -12 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप प्लस करें तो आपको मिडिल टर्म मिले। और मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 1x, जिसमें आप जिस कॉफिशिएंट को कंसिडर करेंगे, वेरिएबल को नहीं करेंगे, उसको हम एंड पे यूज़ कर लिया करेंगे, यानी +1 मिले। तो ये बहुत ईजी केस है। आप देखें 4 3 टाइम्स 12 होता है, हम 6 2 टाइम्स भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है 6 में से आप 2 को माइनस करें या प्लस करें तो 1 नहीं बन पाएगा। तो 4 3 टाइम्स 12 सबसे अच्छी चॉइस होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3। अब प्रॉब्लम फिर वही है कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से +12 आता है, -12 नहीं आता। और मैंने आपको साइंस को मैनेज करना सिखाया। आप क्वेश्चन में देखें कि आपके मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, तो देखें पॉजिटिव साइन है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे साइन लगा दें पॉजिटिव, जो कि पहले से ही पॉजिटिव है। तो अगर आप इस पॉजिटिव को यहाँ पे लगा भी देते हैं जो कि पहले से ही पॉजिटिव था, तब भी कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं यहाँ पे पड़ रहा, क्योंकि +4 को +3 करने से अभी भी +12 आएगा, -12 नहीं आता। तो इस तरह के केस में आप फिर दूसरे नंबर का साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है माइनस बनाकर देख लें, माइनस है तो प्लस बनाकर देख लें। ये +3 आप इसको माइनस करेंगे तो अब चीज़ें चल जाएंगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा और 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा, यानी -12 मिल जाएगा। और इसी नंबर को आप नीचे लिखेंगे, यानी +4 को और -3 को। तो ये सॉल्व होने के बाद, क्योंकि ये आप लिख सकते हैं 4 + -3 इस तरह ब्रैकेट्स में, प्लस माइनस माइनस, और 4 - 3 कितना आता है 1। तो आपको यही नंबर मिल रहा है। तो आपको मिड टर्म ब्रेक एक तरह की आपकी हो गई। आप बस यहाँ पे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 1x², ये 1 ना भी लिखें साथ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस पहला वाला नंबर जो कि आपके पास +4 था, x साथ वैसे ही लगाएंगे। दूसरा वाला नंबर -3 था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3, उसके साथ x वैसे लगाएंगे, और एंड पे आ जाएगा -12 और इक्वल टू 0।
पेयर वाइज कॉमन लेना है, ये दो पेयर बनेंगे, ये वाला भी एक पेयर बन जाएगा इन दोनों टर्म्स को मिलाकर। तो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स की पावर 1 है, दोनों में एक्स आ रहा है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन के तौर पे लिखी जाती है, तो एक्स रेज टू पावर 1 कॉमन के तौर पे लिखी जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पे आ जाएगा +4 और ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज। तो अब -3 है और यहाँ पे -12 है, दोनों 3 और 12 3 के टेबल पर आते हैं, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो माइनस वैसे ही और 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल पर आते हैं। तो आप लिख सकते हैं 3 का टेबल 3 1 टाइम्स 3, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें खाली x भी लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग भी यही होता है, तो मैं खाली x ही लिख रहा हूँ। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होगा, यानी ये हो जाएगा प्लस, तो 3 4 टाइम्स 12, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जो चीज़ सेम होती है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं इस केस के बाद, या आप इसको कह लें, इसको भी हम बोलते हैं कॉमन ले लेना, तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे x+4 इस तरीके से, और जो चीज़ बच जाएगी जो बाहर x और -3 है इसको भी ब्रैकेट्स में लिख लेंगे इस तरीके से, यानी x -3 ब्रैकेट्स और इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये सारा काम करने के बाद अब जाकर हमारी ये फैक्टराइजेशन हुई है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका मतलब है पहली वाली चीज़ सेपरेटली आप रखेंगे, 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, और का वर्ड यूज़ करेंगे, और दूसरी वाली जो एक्सप्रेशन है यानी x -3 इसको आप सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये +4 इक्वेशन की जब दूसरी तरफ मूव करेंगे ये -4 हो जाएगा इस तरीके से, और 0 -4 आपको पता है वो होता है -4, तो एक सोल्यूशन तो ये आ गया। इधर -3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, तो ये -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा, 0 + 3, और एक वैल्यू ये आ जाएगी 0 + 3 की 3। तो आपको सोल्यूशन सेट आपका मिल गया है, मैं यहीं बीच में लिख रहा हूँ इस ब्रैकेट्स के साथ। तो एक वैल्यू आपको मिली है -4 कॉमा, और एक वैल्यू मिली है आपको -3, और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। तो ये है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 को हम किस तरीके से करेंगे, तो पहले आप देखें इसकी जो लेफ्ट साइड है इस पे एक ही फ्रैक्शन लिखी हुई है, राइट साइड पे 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है, जो कि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक तरह का याद भी हो जाए। वो इस फॉर्म की होती है, यानी ax² + bx + c = 0, यानी पहले आपको स्क्वायर वाली टर्म्स लानी है, फिर सिंपल x वाली टर्म्स, और एंड पे कांस्टेंट वाली टर्म्स। तो हम जो जितना भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसकी मेजर ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम उसको पहले इस तरह का बना लें और फिर हम उसको इजीली फैक्टराइज करें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय x - 9 को वैसे ही, पहले वाली टर्म को वैसे ही लिखेंगे, और इधर दोनों फ्रैक्शंस हैं, बीच में माइनस का साइन है, इधर हम अप्लाई करेंगे एलसीएम, यानी अब इधर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब जब भी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि आपके पास कोई फ्रैक्शंस लिखी हो और उनके नीचे डिनोमिनेटर सेम ना हो, वो एक जैसे ना हो, जैसे ये देखें ये x -3 है और वो x -4 है, ये डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट टर्म्स लिखी हो तो आपने उन दोनों को एक एक दफ़ा लिख लेना, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। यानी एक दफ़ा आप लिख लें x -3 और एक दफ़ा आप लिख लें x -4, तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा, तो पहली वाली फ्रैक्शन शुरू करते हैं। आपने बेसिकली करना ये होता है कि जो एलसीएम लिखना होता है ना, इसको डिवाइड कर देना होता है इस पहले वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, जो चीज़ बचती है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि आप देखें पहले वाली फ्रैक्शन के नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है x -3, और आपके एलसीएम में भी x -3 आ रहा है। तो आप इस तरह समझ लिया करें कि जो चीज़ सेम हुआ करें उसको छोड़ दें, जो डिफरेंट होती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो डिफरेंट क्या है, x -3 यानी x -4 सॉरी, क्योंकि x -3 और x -3 तो दोनों यहाँ पर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी x -4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 1 है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वैसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि 1 टाइम्स x -4 हो जाएगा, माइनस का साइन। अब आप देखिए अगली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है, x -4, आपके एलसीएम में भी x -4 है, तो जो चीज़ सेम है छोड़ दें, क्या बचा x -3, इसको ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लिख दें 1 टाइम्स ऑफ x -3। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x - 9 इक्वल्स टू, अब 1 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो 1x हो जाएगा, 1 को 4 से करेंगे अंदर 4 हो जाएगा, -4, यानी -1 को x से करेंगे, अभी नेगेटिव साइन है अंदर साइन चेंज होगा तो -1x हो जाएगा, और माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ये आपको आता होगा, पहले x को x -4 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर -3 को दोनों x और -4 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो x को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा x² आएगा, x को -4 से कराऊंगा तो -4x आएगा, -3 को अब करवाना है तो -3 को x से कराऊंगा तो -3x आएगा, और -3 को नेगेटिव नंबर से कराऊंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 4 टाइम्स कितना आएगा, वो आएगा 12 आएगा। अब ऊपर आप देखें ये +1x है, ये -1x है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 2 डिवाइडेड बाय x - 9 इक्वल्स
-4 + 3 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करें एक तरह का तो 1 आंसर आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 4 के पीछे नेगेटिव साइन है, ये बड़ी वैल्यू 4 और 3 में से, तो पीछे नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे लाइन डाल दें और ये आ जाएगा x² वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 ऐड करें तो होता है 7, x7 वैसे ही, और साइन बड़ी वैल्यू का 4 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस, और बीच में क्या आ जाएगा +12। देखें पूरी फ्रैक्शन यहाँ पे है, एक कंप्लीट फ्रैक्शन राइट साइड पे, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, यानी इस चीज़ को इससे और इस चीज़ को इधर इससे। तो मैं लिख लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, x² - 7x + 12 से, और ये जो -1 है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, x से और -9 से। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2 को x² से करेंगे 2x², 2 को 7 से करेंगे 14x, 2 को 12 से करेंगे तो 24 आएगा। -1 को x से करेंगे तो -1x आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स के, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 9 1 टाइम्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9। अब यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बहुत करीब हैं, क्योंकि आप देखें x² भी अब टर्म्स नज़र आ रही हैं, x भी नज़र आ रही है। अब आप इन सबको एक तरफ ले आएँ ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसको लिखें 2x² वैसे ही, -14x वैसे ही। ये -1x को जब आप इक्वेशन के राइट साइड पे, यानी सॉरी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये +1x हो जाएगा, और ये +24 को मैं एंड पे लिख रहा हूँ खुद से ताकि ये एंड पे आए, और ये +9 भी इक्वेशन के आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो -9 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा जिसको हम कहेंगे 0 है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13x, साइन बड़ी वैल्यू का, 14 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे नेगेटिव तो नेगेटिव, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, +24 है और -9 है, यानी प्लस माइनस माइनस, 24 में से आपको 9 माइनस कर देने हैं तो आपके पास आता है 15, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी पॉजिटिव का, 24 के पीछे पॉजिटिव है, और इक्वल्स टू 0। अब जाकर ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिखी है, स्क्वायर वाले टर्म्स पहले हैं, सिंपल वाले टर्म्स बीच में हैं, और कांस्टेंट्स आपके पास कहाँ पे हैं, वो है एंड पर है। अब आपने जस्ट इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, उसका तरीका मैं सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा बता दूँ कि जो पहला वाला नंबर है x² का जो कोफिशिएंट है, उसको आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +15 से, तो 2 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30। तो आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 30 ही मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को सॉल्व करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं ऐड करने के बाद, मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म में -13x, जिसमें सिर्फ मैं कोफिशिएंट लिखा करूँगा तो वो है -13 मिले। तो अब आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 30 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप सॉल्व कर लें यानी प्लस कर लें तो आपको -13 मिले। तो देखिए एक नंबर तो यही 2 आपको नज़र आ रहे हैं, आप अगर नोटिस करें 2 और 15। अगर आप देखें यहाँ पे 2 और 15 ऐसे नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। अगर 15 में से आप 2 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास 13 आता है, लेकिन -13 नहीं आता। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो इन दोनों कंडीशन को पूरा कर जाएं। तो जब आप इन 2 नंबर्स को टेस्ट करेंगे 2 और 15 को, तो प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि 15 2 टाइम्स 30 तो बना लेंगे, और जब आप इनके साइन चेंज करेंगे तो आपके पास ये सेकंड वाला स्टेप फेल हो जाएगा, इसमें आप -13 नहीं ला पाएंगे। तो जो ऐसे नंबर जो दोनों कंडीशन को सूट करें वो यही बनेंगे। वो एक होगा 10, क्योंकि 10 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 30 आता है। अब यहाँ पे दूसरा इशू बनेगा, वो इशू ये बनेगा कि जब आप दूसरे स्टेप में आएंगे, यहाँ पे 10 और 3 लिखते हैं तो 10 + 3 तो 13 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 + 3 तो कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले नंबर ही नीचे इस्तेमाल करने होते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, -13 चाहिए। तो इसका मतलब है इनके साइन मैनेज करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें क्वेश्चन पे जाएं, जो मैंने आपको तरीका समझाया है कि मिड टर्म के पीछे देखिए कौन सा साइन है, तो वो नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे भी 10 के पीछे, यानी जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसके पीछे आप ये वाला ही साइन लगा दें। तो मैं -10 लगा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ, और आप देखें कि चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो अब प्रॉब्लम ये बना कि पहला वाला स्टेप ठीक था, अब वो भी खराब हो गया, क्योंकि -10 को 3 से करते हैं तो अब +13 नहीं बल्कि -30 आ रहा है। तो मैंने आपको ये चीज़ें भी समझाई है कि जब यहाँ पे साइन चेंज करने से भी कोई फर्क ना पड़े, चीज़ें ना बने, तो दूसरे वाले का भी साइन चेंज करके देखना है। तो दूसरा नंबर +3 है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दें। ये पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव बना देता हूँ। अब आप देखें नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नंबर पॉजिटिव आएगा, और 10 को 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। और इसी नंबर को -10 में जब प्लस करूँगा -3, तो ये -13 ही बनने वाला है। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, -10 प्लस -3। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी -10 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 में 3 प्लस करेंगे 13, साइन बड़ी वैल्यू का, 10 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस, तो -13। तो देखें ये वाला नंबर बन गया। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट नंबर्स को यहाँ पे रख के चेक करना है, और जब आप यूज टू हो जाएंगे तब आपको खुद ही गैस हो जाया करेगा
कि कौन सा यहाँ पर रखना चाहिए और कौन सा नहीं। तो हमें नंबर्स मिल गए अपने, तो हम लिखेंगे 2x², पहला नंबर -10 मिला है, उसके साथ x, दूसरा नंबर -3 मिला है। ये प्लस माइनस को सॉल्व करने के बाद जो चीज़ बचती है वो लिखना है, तो प्लस माइनस को सॉल्व करने के बाद ये -3 बनता है। वैसे भी यहाँ पे भी क्लियर है, -3 था तो मैं लिखूँगा -3 और x और +15 और = 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पहले दो में से कॉमन निकालें, दोनों में 2 और 10 दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, सबसे बड़ा नंबर 2 है जो उनको डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन आएगा। x² और x⁻1 में जो छोटी पार होती है उसको हम कॉमन के तौर पे अक्सर निकालते हैं, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, इधर x² है इधर x⁻1 है, तो x⁻1 को कॉमन के तौर पर निकाल लेंगे। 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो इधर 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें कोई बात नहीं। x² में से एक x बाहर है तो एक x लिखना पड़ेगा, तो खाली x भी लिख दें तो ये भी 1x ही पढ़ा जाएगा। -2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है, 5 लिखें, ये वाला x बाहर आ चुका है कॉमन के तौर पे, ब्रैकेट क्लोज। -3 और 15 में 3 कॉमन है, दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, सबसे बड़ा नंबर 3 इनको डिवाइड करता है, तो 3 लिखेंगे। x बाहर माइनस है अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, जब भी बाहर माइनस होगा अंदर साइन चेंज होगा, 3 5 टाइम्स 15 यहाँ पे 5 आ जाएगा और = 0। आपको मैंने बताया हुआ जब ये दो चीज़ें सेम बन जाएं इनको एक दफ़ा लिख लें, इसको भी कॉमन निकालना बोलते हैं, यानी एक दफ़ा आप लिखेंगे x-5 और जो चीज़ बाहर बची है इसको भी एक दफ़ा लिख लें, जो बाहर बची है वो है 2x और एक चीज़ बची है आपके पास -3 ब्रैकेट क्लोज और = 0। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ। तो अब आप देखें हम इसको क्या करेंगे, ये फैक्टराइज हो चुकी हैं, अब देखें दोनों चीज़ें प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास लिखी हुई हैं। तो हमने क्या करना है, अब जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, पहले वाली चीज़ को अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे और जो दूसरी वाली चीज़ है यानी 2x-3 इसको हम अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि 3 थोड़ा बेहतर लगे। अब आपको पता है -5 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0 + 5 और 0 + 5 कितना होता है, वो होता है 5, तो एक आंसर तो आपको मिल गया 5। इधर भी आप ऐसे ही करेंगे, -3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 3 और 0 + 3 कितना होता है, वो होता है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये नीचे मल्टीप्लाई 2 जो हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 2, 3/2। तो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास, तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो एक आंसर हमारे पास क्या मिला है, एक आंसर हमें मिला 5, ठीक है, एक आंसर हमें मिल गया 5 और दूसरा आंसर क्या मिला हमें, वो मिला है 3/2। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब लास्ट में आपको मैं कैलकुलेटर ट्रिक बताना चाहता हूं जिसकी मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले ये खुद से चीज़ें सॉल्व करनी आनी चाहिए, जिस तरह मैंने अभी इससे पहले आपको बताई हैं। कैलकुलेटर जहाँ पे आपको अलाउ है वहाँ पे इसको ज़रूर यूज़ करें, लेकिन जब ये कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपको मिड टर्म ब्रेक खुद से करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए, कैलकुलेटर वाला भी और उसके बगैर वाला भी, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास मिड टर्म ब्रेक आप कैलकुलेटर से किस तरीके से आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आपने क्या करना है, आपने मोड प्रेस करना है, यहाँ पे आपको 5 पे इक्वेशन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आप 5 प्रेस करिएगा और उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, लिखी हुई नजर आ रही होगी, तो आप 3 प्रेस कर दीजिएगा। अब इस तरह के आपके पास A B C और कॉलम आ जाएंगे। आपने देखना आपके पास x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी x² के साथ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप 1 कंसिडर करेंगे, तो आप 1 लिखें और इक्वल टू दबा दें। वो देखिए वो उसमें फिट हो गया है, उसमें सेट हो गया एक ही जगह पर। B में देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है तो -1 करेंगे इसको शामिल, यानी -1 काउंट करेंगे। कुछ ना लिखा हो तो 1, साथ साइन है तो -1, तो आप लिख लें -1 और ये भी इक्वल टू दबा दें, तो देखिए वो भी वहाँ पे आपके पास एडजस्ट हो गया है। अब C के लिए आखिरी नंबर जो कि -20 है, आप लिखें -20 और इक्वल टू का बटन दबाएं और फिर जब आप देखें, जब आप दबाएंगे वहाँ पे -20 लिखा हुआ आ चुका होगा, एक बार दोबारा दबाएं तो देखें एक आंसर आ रहा है x1 का 5। ये इसके आंसर ही उसने आपको निकाल कर दिखाए हैं, यानी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक तरह का बता दिया कि एक आंसर क्या आता है 5। देखें x1 = 5 और एक आता है x2 = -4। अब आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है, एक आता है x1 = 5, आप x1 ना लिखें, जस्ट x लिखें क्योंकि आपकी इक्वेशन में x है, और एक आता है x = -4, ये जो मैंने अभी आपको निकाल कर बताया। अब इससे मिड टर्म ब्रेक किस तरह पता चलेगी, आप इस 5 को इधर मूव कर लें तो ये क्या बन जाएगा, x-5 और उधर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी उधर बच जाएगा 0। मैंने सिर्फ +5 को इक्वेशन के साइड पे मूव कर लिया। इधर -4 है, इसको भी इस साइड पे मूव कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, +4
और उधर भी कुछ नहीं बचेगा और ये 0 बच जाएगा। जब ये दो चीज़ें मिल जाएं आप इनको इस तरह करके लिख दें, यानी एक बार लिख दें x+4 आगे पीछे करके लिख सकते हैं और एक बार लिख दें x-5 और इक्वल टू 0। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। ये अभी आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, वहाँ पे हमने यहाँ तक मिड टर्म ब्रेक करके एंड पे कॉमन लेके यहाँ तक निकाला था और इसके बाद हमारा सवाल आया था। तो इससे भी मिड टर्म ब्रेक कैसे पता चलेगी, आप इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से x², x को -5 से -5x, अब +4 को x से तो +4x और प्लस माइनस 4 को 5 से 20। तो देखिए आपको मिड टर्म ब्रेक भी पता चल गई। ये वो नंबर्स थे जो हमने ढूंढे थे, एक था -5, एक था +4। तो कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर रफ वर्क में कैलकुलेटर के ज़रिए इस तरह आप चीज़ें निकाल लेंगे तो आपको मिड टर्म ब्रेक पता चल जाएगी, यानी वो दो नंबर्स पता चल जाएंगे जो कि यहाँ पे बीच में आने थे। ठीक है, और इसके ज़रिए आगे स्टेप्स आप इसी को फॉलो करें, एक्स कॉमन लें, इस तरह की फॉर्म बनाएं और उसके बाद आप इसका ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तो ये इस तरीके से हेल्पफुल होता है। अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, जैसे ये मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आपने कैलकुलेटर में कुछ वैल्यूज़ लिखी और आपको एक्स का आंसर कुछ इस तरह का मिल गया 5/2, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, ये 2x बन जाएगा, वहाँ पे जस्ट 5 रह जाएगा और +5 को इक्वेशन के इस तरफ ले आ जाएगा ताकि -5 बन जाए और वहाँ पे 0 हो जाए। तो थोड़ा सा आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा जब फ्रैक्शन फॉर्म होती है, अदरवाइज सिंपल केसेस में तो ये वर्कआउट करता है और आपको बड़ा हेल्पफुल हो सकता है कि अगर ऐसे नंबर्स लिखे हुए आ जाते हैं जिनकी आपको ऐसे नंबर्स नहीं मिल रहे कि इनको किससे मल्टीप्लाई किया जाए और किससे ऐड किया जाए कि मिडिल टर्म बन जाए, तो फिर आप वहाँ पर कैलकुलेटर को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी समझ आया होगा और बाकी क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।